आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, इन ट्रांसवर्स वेव distance between in transverse wave distance between fifth and ninth crest distance between fifth and ninth crest is 35 centimeter and 63 centimeter. मैंने बिटवीन बोल दिया क्या? बिटवीन में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लिख दो। इन ट्रांसवर्स वेव डिस्टेंस बिटवीन काट दो। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ क्रेस्ट is 35 centimeter and 63 centimeter from the center of oscillation of this wave, from the center of the oscillation of this wave takes 2 seconds to go from fifth to ninth crest. 2 seconds to go from fifth to ninth crest. Find out wavelength, velocity and frequency of wave. बेटा मैं बहुत कुछ करा चुका हूँ, तो शांति से कर लेना चाहिए। हो जाए तो बता देना। वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा फिफ्थ से नाइन्थ? कुछ भी बोलूँ मैं। मुझे नहीं पता। वेलोसिटी 14 है, यस।
क्या कांड कर दिया तुमने यार? एक कांडी लड़की है, कुछ ना कुछ कांड करती रहती है क्लास में। समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन? मुझे ये पता था, एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में देखा था, वो ये था कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी लैम्डा होती है ना? किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की दूरी लैम्डा होती है। तो 5 से लेके 9th क्रेस्ट के बीच में टोटल कितने क्रेस्ट आएंगे? 4। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 लैम्डा। तो डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 9th क्रेस्ट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 लैम्डा, क्योंकि एक के बीच की डिस्टेंस लैम्डा होती है, तो ये डिस्टेंस हो गई 4 लैम्डा। यहाँ तक किसी के पेट में कोई दर्द है क्या? नहीं? समझ में आया तुम्हारे? ये तो लास्ट क्लास में थी आप। तो किन्हीं भी दो के बीच की, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड के बीच की दूरी लैम्डा, सेकंड थर्ड के बीच की दूरी लैम्डा। तो ऐसे ही 5th से लेके 9th तक लैम्डा 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 4 बार कर दूंगा तो 4 लैम्डा ऐड हो जाएगा, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद उसने क्वेश्चन में और क्या दिया पढ़ो। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कुछ दी थी। कितनी दी है? कितनी दी है बेटा? तो ये 63 माइनस 35, क्योंकि इसने इस तरीके से दी है कि जैसे यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू किया, और सपोज करो 5th क्रेस्ट यहाँ है और 9th क्रेस्ट यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई 35, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 63। तो ये तो हमारी 4 लैम्डा है ना, तो 4 लैम्डा को क्या लिखूंगा? 63 माइनस 35। तो 63 माइनस 35 कितना होता है? हाँ जी, 28। 28 या 38? 28 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 मीटर। मीटर में सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में, तो हो गया 7 सेंटीमीटर। सही है सबका? फिर उसके बाद उसने बोला कि इसको, ये पर्टिकुलर 4 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो भी ये 5th है, वैसे यहाँ पे तो मैंने गलती बनाया है क्योंकि 2 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इट इज़ 2 सेकेंड। तो इसको जो 4 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड लग रहा है। तो मुझे पता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी, जो कि मैंने निकाल रखी है 28, और टाइम कितना लगा 2, तो आंसर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आसान है। फिर अगला क्या पूछा था उसने? फ्रीक्वेंसी। तो अब बात आती है कि भैया टाइम पीरियड बताओ, तब तो फ्रीक्वेंसी की बात करें। तो हमको ये पता था एक लैम्डा चलने में जो भी इसको टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब तुम्हें स्पीड भी तुमने निकाल ली, लैम्डा भी पता है, तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू वी टी लिख सकता हूँ? लैम्डा इज 7, वी इज 14, तो टाइम पीरियड मुझे पता चल गया 1/2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 2 सेकेंड इनवर्स या 2 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? आसान क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से अब आप वेव से थोड़ा थोड़ा इत्तेफाक रखना शुरू कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन करें। कैसा रहा आप लोगों का फंक्शन, कार्निवल? अच्छा रहा? बढ़िया रहा? कितने बजे गए थे और वापस कितने बजे आए? रात में? कार्निवल में नहीं गई थी? मैं आवारा हूँ सर, मैंने सारी गलियां छान मारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि y इज इक्वल टू, कोई भी नाम रख लो, 4 sin 200 पाई t माइनस
10x ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक वेव बना ली अपन ने। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें पूछी हैं। फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा वेव स्पीड, चौथा टाइम पीरियड, पांचवा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, छठवां वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ऑब्वियसली एंगुलर पूछ रहा हूँ ना। वेव नंबर तो म्यू बार होता है, न्यू बार। एंगुलर वेव नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें पूछी गई। और भी कुछ पूछ लूँ क्या, वैसे तो बहुत कुछ है करना। तो मैं एक क्वेश्चन नहीं है, मना पहले कर दो, आलसी लड़की। ये कौन सा बहाना हुआ। थैंक यू। वैसे नहीं करेगी तो क्या, इससे मेरा पेट थोड़ी कम हो जाएगा। तो सॉल्व कर, चाहे मत कर। मतलब स्कूल वाले, हो सकता है स्कूल वालों से ज़्यादा प्यार हो तो एक क्लास और पढ़ने का मन हो, एक साल और सेम क्लास में। ऐसा तो नहीं है, या पैसे घर में ज़्यादा हो तो एक साल की फीस और एक्स्ट्रा दे देते हैं स्कूल में। चलो भैया, पहले का आंसर बताओ, क्यों, रीज़न बताओ। हाँ, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट। तो ये तो हो गया प्लस एक्स। चलो आगे बढ़ो। एम्पलीट्यूड कितना है, 4। इक्वेशन से मैं कंपेयर कर लिया। वेव स्पीड निकालने के लिए क्या आपने पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा बाई के। इसमें ओमेगा कितना है, 200 पाई, के कितना है 10, तो आंसर कितना हो गया 20 पाई। तो वेव स्पीड इज 20 पाई। टाइम पीरियड कितना है, इसके लिए ओमेगा पता होना चाहिए। ओमेगा कितना है 200 पाई, क्योंकि मैंने कंपेयर कर लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स से। तो ओमेगा इज 200 पाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हो गई 200 पाई। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 200 पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया 1/100। तो ये हो जाएगा 1/100। एंगुलर वेव नंबर के की वैल्यू डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे, तो के इज 10। क्या ये क्वेश्चन बिना देखे अपन कर सकते हैं। मुझे पता है इस क्लास में ऐसे भी निकम्मे बैठे हैं जो सामने लिखे हुए फॉर्मूले को कंपेयर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसका रीज़न बस एक ही है, क्लास में इरेगुलर होना, बस, और कोई कारण नहीं है। आप तो लिया ही होगा, है ना। चलो अगली हेडिंग लिखी जाए, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, लिख लिया। जैसे कि आपने अभी वेव में की इक्वेशन देखी, वेव की इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यही थी। तो अब मीडियम पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल और वेव की वेलोसिटी, दोनों अलग अलग बातें हैं, ये तो पता है। तो मीडियम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल, ये वाई मान लेते हैं, एक्स में तो गंदा हो जाएगा ना, डेल वाई अपॉन डेल टी। डेल वाई अपॉन डेल टी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सभी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टी को ही सिर्फ वेरिएबल मानना है, तो डेल वाई अपॉन डेल टी में अगर टी को वेरिएबल मानूंगा तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, अंदर वाला एज इट इज। अब यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक तो टी और एक्स।
हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इस वाली टर्म का तो ज़ीरो हो गया। ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा, तो ये मेरे पास बन गया पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डेल वाई अपॉन डेल टी। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सिंस ये पार्टिकल एस एच एम ही कर रहा है, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो ए ओमेगा। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेव वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है और वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो इनमें रिलेशन भी तो अलग तरीके से होगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो मैंने ए पी नाम दे दिया, तो ए पी का मतलब हो गया डी वी पी बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो हमें करना पड़ेगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डेल वी पी अपॉन डेल टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डबल पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू। बायो वालों को कुछ हवा लग रही क्या है? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आता है? करा तो था, मैंने तो सब पढ़ाया है। हाँ, बस वही बात है कि सर किताब ही हम साल में एक बार खोल के देख रहे हैं, तो सर याद नहीं आ पाता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ जाता है। दिमाग हमारा सर इत्तू सा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आप डाल दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर भी बस मुझे इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेरे पास कितना आ जाएगा। तो देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन अंदर वाला एज इट इज ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, बाहर पहले से क्या था ए ओमेगा। अब के एक्स तो अगेन कांस्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये तो खत्म है। ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपके एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अगर इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी अगर निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, जो कि एसएचएम में होती थी, यही तो था, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वैसे देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ही लगा लो और क्या है। समझ गई बात। तो ये रिलेशन हो गया आपके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो वाई में ऑसिलेट कर रहा था। अब एक रिलेशन आता है कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो पहले आप इसे लिख लो, फिर अपन हो कीजिए। आपकी बातों की आवाज़ बता रही है कि आपने लिख लिया है। अगली हेडिंग लिखी जाए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। सुन, तेरी मेमोरी ना 5 सेकंड भी नहीं हो रही है अभी। मैंने अभी क्या रिपीट किया 2 बार, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी, उसमें भी तुझसे पूछ रही है। कॉन्सेंट्रेशन की खुद की धज्जियां उड़ी हुई हैं। यहाँ आने से पहले ना, या क्लास में बैठ के 5 मिनट ना आंख बंद करके मेडिटेट किया, अगर ध्यान एक जगह जाए, वरना किसी दिन उड़ जाएगी क्लास में से चिड़िया की तरह। पगलैट, देखे था। वेलोसिटी ऑफ वे पार्टिकल अभी अपन ने क्या निकाली, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अभी अपन ने निकाली डेल वाई अपॉन डेल टी, जो कि मेरे पास आ गई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यही थी ना। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बजाय अब मैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि सिंस y इज इक्वल टू था ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो मैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना चाहता हूँ। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस अंदर वाला एज इट इज़। अब अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्योंकि पार्शियली करना है, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, यहाँ का के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के हो गया। अब डिपेंड करता है कि अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
ठीक है। उसके बाद मुझे ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको अपन स्लोप बोला करते थे ना, तो ये तो हो गया स्लोप, स्लोप ऑफ द वाई वर्सेस एक्स कर्व। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन स्लोप इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे देख, ये तो कट जाएगा पूरा, ये ऊपर बचेगा ए ओमेगा और नीचे बचेगा प्लस माइनस ए के, तो ए से ए भी कट गया, तो अपने पास ये आ गई ओमेगा बाई के, बट इन प्लस माइनस। ओमेगा बाई के को अपन ने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना, और आगे प्लस माइनस तो जो भी साइन है वो साइन रहेगा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस माइनस वी स्पीड ऑफ वेव इनटू स्लोप, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस माइनस वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, इसको शब्दों में अगर मुझे लिखना है तो शब्दों में देखो, बाहर माइनस आने का, प्लस माइनस आने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जैसा अंदर था वैसे ही बाहर अपन ने साइन चिपका दिया, बट एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्पीड ऑफ वेव इनटू स्लोप। मतलब ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये बन गया एक्चुअल फॉर्म, यहाँ से माइनस अल्टीमेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ गए बात को आप? तो आप चाहे तो इस पूरे को छाप सकते हैं। हेलो हेलो, हेडिंग लिखी जाए, या क्वेश्चन करोगे, क्या बोलते हो सरदार जी? क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाए यार एक आध। देखो एनसीईआरटी को तो पता नहीं, लेकिन जेई तुम जरूर कर लोगे, सीधा एडवांस करेगा। लिखिए, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों को मारना नहीं है। क्या? आज तो लग रहा है आईआईटी ढोलकपुर के डायरेक्टर निंजा हथौड़ी के मार्केट में जा रहे हैं। लिखिए, if the given wave moves along positive x direction, if the given wave moves along positive x direction with speed 330 meter per second, with speed 330 meter per second, then find out velocity of particle p, then find out velocity of particle p। ये तो हो जाएगा, इजी है, फटाफट निपटाओ। खुल खुल। हम्म, ओम फो। हो गया, अगली हेडिंग लिखो। ये तो आसान क्वेश्चन है।
-330/√3। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन नहीं, अगली हेडिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव on a stressed wire, speed of transverse wave on a stressed wire। इसका आंसर आ गया ना सभी का? फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ स्पीड इनटू स्लोप, यही तो था। तो ये हो जाएगा माइनस वी, स्लोप कितना है, पी पॉइंट पे एंगल दे ही रखा है 1030, वी कितना है 330, माइनस साइन है ही, 1030 कितना होता है 1/√3, तो आंसर कितना हो गया -330/√3। बताओ, इजी पीजी। तुम क्या करी हो जिज्जी? ध्यान रखना, फॉर्मूला फॉर्मूला मत भूल जाना। चलिए नई चीज़ पढ़ते हैं। नई चीज़ ये है कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया है। अब स्ट्रेच करने का तरीका क्या होता है कि हमने यहाँ पे ऐसे एक टेबल ले रखी है, टेबल आपको दिख रही होगी। इस टेबल में यहाँ पे पुली पुली खेल रहे हैं, और इस पुली पुली में हमने यहाँ से एक ऐसे रस्सी बनाई, एक रस्सी पे ऐसे एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इसकी जो लेंथ है वायर की वो मैंने मान ली L। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका नाम मान लिया मैंने A। रेडियस ऑफ वायर वो मैंने मान ली R। टेंशन इन वायर वो मान ली T। मास पर यूनिट लेंथ वो मैंने मान लिया म्यू। है कि नहीं? सारी बातें तो हो ही गई। एम क्या है, मतलब अगर मास पर यूनिट लेंथ अगर देखा जाए तो इसका मास मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ, और ऐसा बोल रहे हैं मास ऑफ वायर अगर मैं स्मॉल एम बोल दूँ और लेंथ है, ऑब्वियसली इतने सेक्शन का ही मास मैं ले रहा हूँ एम, है ना, पूरे का नहीं ले रहा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के डिस्कशन के मैं यूज़ ले रहा हूँ। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/l, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर तुम यहाँ पर एक पल्स प्रोड्यूस करते हो और वो पल्स अगर ऐसे जाती है तो ये वायर में ऐसे पल्स आगे मूव करेगी, तो इसका जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ऑन अ स्ट्रिंग वायर, ऑन अ स्ट्रेस्ड वायर, वो है √T/μ। रट लो, याद हो गया कितना है √T/μ। अब T यहाँ पे टेंशन कौन लेके आया होगा, तो टेंशन ऊपर नीचे की तरफ कैपिटल mg है ना। तो यहाँ पे जो भी टेंशन लेके आया हो अपने को उससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो टेंशन की वैल्यू में डाल ही दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये म्यू की वैल्यू अगर लिखनी है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी m/l। तो तुम अलग अलग केसेस में इसमें अलग अलग वैल्यू डाल के आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। यहाँ पे हो सकता है एक ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक हो, तो टेंशन की वैल्यू उसी हिसाब से वेरी कर जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में टेंशन कितनी है, mg है कि नहीं। यहाँ पर अगर v निकालोगे तो कितना हो जाएगा √mg डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू का रिलेशन वायर से है, टेंशन का रिलेशन उसमें अप्लाइड वेट से। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अब ये टेंशन हम कई तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके अंदर एक ऐसे टब लेके आऊँ और टब में ऐसे पानी भर के रख दूँ, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर बायोंसी लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो टेंशन है वो mg की बजाय कम होके mg माइनस बायोंसी हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे अगर ये पता है कि नहीं पता तुम लोगों को, तो बता रखा है वैसे, ऊपर बायोंसी लग जाएगी जब अपन वो ड्रैग व्रैग पढ़ रहे थे फ्लूइड्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी mg माइनस बायोंसी। बायोंसी कितना हो जाएगा
V sigma g, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट मेन चीज़ है फॉर्मूला याद रखें। ओके आया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो। अब तुम आ ही गए हो मार्केट में तो सुन ही लो। एक्स्ट्रा ज्ञान ये है कि टेंशन को मारो गोली, इसको लिख सकता हूँ मैं m/l, राइट। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। कितना चमक गया? ऊपर भी एक लेंथ था, तो लेंथ से लेंथ कट गया कि नहीं कट गया? तो तुम्हारे पास जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? अंडर रूट, ये टेंशन तो हो गया T, ये हो गया A, और रो हो गया डेंसिटी ऑफ वायर। तो भी लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वायर इज इक्वल टू रो। अब सुन मेरी बात, टेंशन अपॉन एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इसको अपन क्या पढ़ते थे? फोर्स अपॉन एरिया क्या था? प्रेशर नहीं, और भी कुछ पढ़ा था आपने, स्ट्रेस। तो जाएगा अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। इतना चमक गया? उसके बाद हमने देखा था y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो v हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट y टाइम्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाई रो। तो ये भी लिखा जा सकता है। y क्या है यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस। ये तो पता है ना तुमको? तो इस तरीके से भी चीज़ों को अपन खेल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, बाकी तुम्हारा बोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद का ज्ञान एक्स्ट्रा है, जेई वगैरह में काम आता है, आप लोग लिख लीजिए। उसमें कैसे पूछ लेता है कि अगर मान लो वायर के एरिया को मैं इंक्रीज़ करूँ, तो वायर के एरिया को इंक्रीज़ करूँ तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वायर की रेडियस को इंक्रीज़ करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, तो रेडियस का यूज़ आ जाएगा ना, तो वहाँ पे काम आता है। लिख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक हमने एक चीज़ समझी थी कि जो वायर से जो भी अपन ने वेट लटकाया है, तो वायर का मास बहुत कम है, जो भी मास है वो वेट का है। लेकिन अब ऐसा मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ लो, थ्योरी समझ लो, जो भी मन करे समझ लो, आई डोंट केयर। ये एक मोटी रस्सी है। मोटी रस्सी का फायदा ये है कि इसके पे वेट लटकाने की जरूरत ही नहीं है, इसका खुद का मास है। तो मास ऑफ रोप इज कैपिटल M, लेंथ ऑफ रोप इज कैपिटल L। इतना चमक गया? इसके कुछ कुछ बिंदु हैं, बिंदु समझते हैं? बिंदु, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। B पॉइंट की यहां से जो दूरी है वो x है, A पॉइंट की दूरी 0 है, टोटल लेंथ L है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर सबसे नीचे इस मोटी रस्सी के सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट A पर एक पल्स को प्रोड्यूस किया गया, तो पल्स को प्रोड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पे जब पल्स को प्रोड्यूस किया गया, तो मोटी रस्सी में पल्स प्रोड्यूस होगी, तो पल्स ऐसे मोटी तरीके से जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ पल्स एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी की सिचुएशन देखो, ऊपर से डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे, डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? और मेरी झूठी है वो, छी छी छी, कोई बात नहीं, ऐसा क्या हो गया, पाप थोड़ी हो गया कुछ। ले बेटा, देख देख सब लोग देखते रहे, कितना ध्यान रखते हैं। 3 बोतलें आ गई। स्पीड ऑफ जो पल्स है वो मैंने इस पर्टिकुलर लोअर मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट की, तो इनिशियली तो वेलोसिटी 0 ही रही होगी, है ना, फिर धीमे धीमे ऊपर गई होगी। हमसे पूछ रहा है कि बताओ बी पॉइंट पे कितनी होगी। तो हमें पता है, एक बात सुनो, v इज इक्वल टू होता है √T/μ, जनरल बात तो यही है। अब यहाँ पे जो टेंशन होगी, टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वेट कौन सा होगा? जो इसके नीचे आया ना, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी उस टेंशन को कैसे निकाला जाए?
तो टेंशन कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू जी। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, या अपन ने तो पता है इसकी मास पर यूनिट लेंथ अपन ने म्यू मानी थी, तो क्या हम इसको म्यू इंटू एक्स अगर लिख देंगे तो मुझे मास नहीं मिल जाएगा? आया ना? म्यू क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। एक्स क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल जाएगा ना। तो मुझे एक्स डिस्टेंस में मास चाहिए, तो टेंशन के लिए मैंने एम जी इस्तेमाल कर लिया, या इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेंशन इज इक्वल टू एम डैश जी। एम डैश जी से मेरा तात्पर्य है टेंशन बिटवीन ए बी इंटू जी, जो कि है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। ये टेंशन आ गई, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा म्यू जी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। तो म्यू से म्यू कट गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट जी एक्स। जनरल फॉर्मूला पता चल गया, याद रखना है। याद हो गया? अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे पूछूंगा तो स्पीड कितनी होगी? 0, है ना। अगर मुझसे आप कोई बोल दे कि भैया एट ए बता दो, तो एट ए पर एक्स की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी एट ए भी कितना हो जाएगा? 0। अगर कोई मुझसे पूछे, यहाँ रखा है, अगर कोई मुझसे पूछे एट सी बता दो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू एल के बराबर है, तो वेलोसिटी एट सी हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट जी एल। ठीक है। अब इसके बाद और भी चीज़ें पूछता है। हमने ये तो पता कर लिया कि स्पीड कितनी है बी पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में वेव कितना टाइम लेगी? तो तुम्हें पता है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स है। v को क्या मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ? तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट जी इंटू डी टी, ऐसा लिख दूंगा। जब x की वैल्यू 0 थी तब टाइम भी 0 ही था नीचे ए पॉइंट पे, और जब तुम x पे पहुंच गए तो टाइम कितना हो गया? t। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लिया, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, लिमिट लगा देंगे 0 से x। ये हो जाएगा रूट जी डी टी का इंटीग्रेशन t। लिमिट लगा दो 0 से लेके t, t ही बचेगा। तो नीचे 1/2 लिखा हुआ है तो 2 ऊपर चला गया, x की पावर 1/2 को मैंने रूट x लिख लिया, लिमिट 0 से x, ये हो जाएगा रूट जी टी। तो रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट जी टी बाई 2। अब इसको स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 जी टी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? कोई अगर टाइम पूछना चाहे तो टाइम तो यहाँ से आ ही जाएगा, टाइम की वैल्यू तो यहाँ से पता चलेगी आपको, 2 अंडर रूट एक्स बाई जी। टाइम तो पता चल गया, मैंने यहाँ से x निकाल लिया टाइम के टर्म में। अगर कोई v पूछे तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1/2 जी टी। कोई a पूछे तो कितना हो जाएगा? g/2। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? g/, आया ना? तो छाप लेंगे। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, VL बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल है ना। तो ट्रांसवर्स का तो तुमने देख लिया, अभी तक का पूरा डिस्कशन किसका था? ट्रांसवर्स का ही था। अब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जैसे साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो साउंड का ट्रेवल जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, उसने कहा इलास्टिसिटी का कॉफिशिएंट अपॉन रो, ये लिख लो। E is the elasticity modulus of elastic modulus of medium. E is elastic modulus of medium. E is elastic modulus of medium. अरे तुम्हारी डायरी बदल गई बेटा। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम, और रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम।
सॉलिड में क्या हो जाएगा? सॉलिड के लिए जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? अरे पगलैट, यंग्स मॉडुलस के बराबर। लिक्विड में कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बल्क मॉडुलस के बराबर। तो ये हो जाएगा आपके पास यंग्स मॉडुलस और ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। लुक नहीं, बल्क है। उम्मीद नहीं थी भाई मुझे, लड़की ने सही बोल दिया। नाइस। हैं? जो तू समझ ले बेटा, सब सुनता हूँ मैं, बस मुद्दे की चीज़ ही समझता हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है? गैसियस मीडियम। तो जब भी आप गैसियस में बात करोगे तो गैसियस में ये डिपेंड करेगा कि आपने प्रोसेस कौन सा माना है। अगर आप इसको आइसोथर्मल मान रहे हो, जो कि होता ही नहीं है, गैसियस मीडियम में जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल साउंड है, जो नॉर्मल मीडियम है, जो अपने आसपास एटमॉस्फेयर है, वो एडियाबैटिक है। तो ये जो बल्क मॉडुलस होता है ये होता है प्रेशर के बराबर। और अगर आप इसको एडियाबैटिक मान रहे हो, जो कि एक्चुअल में होता है, तो यही जो बल्क मॉडुलस हो जाता है वो हो जाता है गामा पी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब एक कहानी सुनाता हूँ तुमको। न्यूटन जब पैदा हुआ, उसके बाद ये बड़ा हो गया, क्योंकि सभी होते हैं, टाइम बीतता है। तो बड़े होने के बाद उसने साउंड की स्पीड मेज़र करने का उसके मन में ख्याल आया। तो जब उसने साउंड की स्पीड मेज़र करी तो उसका जो आंसर आया वो आया 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है कि साउंड की स्पीड होती है 330 के आसपास, 332 330 के आसपास। तो भाई सबने कहा कि यार न्यूटन भाई, भले ही आप गोट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो आपका मामला फैल गया है। न्यूटन ने कहा नहीं यार ऐसा थोड़ी, मैं रियल गोट हूँ। उसने कहा नहीं नहीं तुम गोट नहीं हो। मैंने कहा क्यों? कि तुमने जो जो एटमॉस्फेयर है ना, ये आसपास का एटमॉस्फेयर में जो तुमने हवा ट्रेवल कर रही है, इस मीडियम को तुमने क्या मान लिया है? आइसोथर्मल। अब न्यूटन ब्रो ने जैसे आइसोथर्मल माना, तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया? अंडर रूट पी बाई रो। पी एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, रो एयर की डेंसिटी हो गई। तो उसके बाद एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका नाम तुमने सबसे कम सुना है, लाप्लास। लेकिन ये मैथ्स में खूब सुना है, मैथ्स में इसका खूब काम है, नहीं है? तो लाप्लास ने कहा यार, जो गोट भाई साहब, अपने गोट पने को किनारे रखो, सिंपल समझो कि जो तुमने प्रोसेस माना है वो आइसोथर्मल नहीं है। लाप्लास ने करेक्ट किया, उसने बोला कि जो भी मीडियम है वो एडियाबैटिक है। अगर मीडियम एडियाबैटिक है तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इस केस में वो हो जाएगा अंडर रूट गामा पी बाई। अब इसका आंसर आ गया 330 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया काम। तो रियल गोट कौन है? लैपलास। तो तुम मेरे हिसाब से पूरी बात समझ गए होगे कि मीडियम के हिसाब से हम स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव उनको अलग अलग यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है। ये अंडर रूट वाई बाई रो हो जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड, अंडर रूट बी बाई रो हो जाएगा इन केस ऑफ लिक्विड, एंड इन केस ऑफ गैस हमें एडियाबैटिक यूज़ करना है तो अंडर रूट गामा पी बाई रो हो जाएगा। ओके, और बाकी ये ज्ञान है एक्स्ट्रा तो लिख लेना मन करे तो, मैं कभी भी फोर्स तो करता ही नहीं।
चलिए अब मैं सारे इफेक्ट्स और बता देता हूँ। तो सबसे पहले लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। या तो मैं स्पीड ऑफ साउंड पढ़ूं या फिर मैं क्या पढ़ूं, दूसरा क्या तरीका होगा बोलने का, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसियस मीडियम, ये भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड का वो था अंडर रूट गामा पी बाई रो। हम थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ चुके हैं तो हम पी बाई रो को आर टी बाई एम डब्ल्यू लिख ही सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट आर टी बाई एम डब्ल्यू। और याद करो ये मैंने तुमको स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे भी लिखाई थी जब मैंने एवरेज वेलोसिटी केटीजी में पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब पढ़ाई थी। तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड भी लिखाई थी, यही सब फॉर्मूले तो थे। अब अगर यहाँ पर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बात करूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर का तुम्हें क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले में स्पीड ऑफ साउंड में अंडर रूट गामा पी बाई रो है, एडियाबैटिक ही मान रहे हैं, तो अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? अरे हाँ या ना बोलो ना जल्दी, बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि यह रूट पी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन सही बात यह है कि नो इफेक्ट, प्रेशर चेंज का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी, और कुछ नहीं। तो पहला लिख लेंगे, दूसरा लिख लेंगे कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रीज़न तो खैर रीज़न भी बता देता हूँ। अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ही डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटाओगे उतनी ही डेंसिटी घट जाएगी। तो प्रेशर के चेंज करने से डेंसिटी भी चेंज हो रही है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यस सर और नो सर? अरे बोल लो निकम्मो, यस सर। तुम इतना जो सीरियस बैठे हो, क्या हो गया? हाँ हाँ, चलिए। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेंसिटी का क्या इफेक्ट लग रहा है? प्रेशर को कांस्टेंट रखे डेंसिटी को तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर डेंसिटी वेरी करेगी तो आपको समझ में आ रहा है कि डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और मुझे लिखानी थी, स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाई, स्पीड ऑफ साउंड is not affected by elements of waves, elements of wave such as amplitude, frequency, wavelength, loudness, amplitude, frequency, wavelength, loudness, pitch, quality. It is only affected by medium and medium properties. It is only affected by medium and medium properties. Medium properties. देखो जो भी तुम्हें साउंड है, साउंड को तुम तीन तरीके से ही समझते हो। एक तो लाउडनेस है, कौन कितना तेज बोल रहा है, एक पिच है, और एक क्वालिटी है। जैसे कई लोगों की आवाज़ ऐसी होती है, बड़ी तीखी होती है, कानों में चुभती है, सब तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, है ना? मतलब बहुत ऐसे तीखी सी आवाज़ है, तो हम बोलते हैं पिच हाई है ना?
फिर कई लोगों की आवाज़ बड़ी सुरीली लगती है, क्वालिटी अच्छी है आवाज़ की। ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों सहेलियाँ। तो इसका मतलब ये जो साउंड की क्वालिटी इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पिच, क्वालिटी और लाउडनेस। तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो लाउडनेस को लेके बनता है। लाउडनेस का एक फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो मैं वो तुम्हें एक रिलेशन लिखा देता हूँ, तो हेडिंग डाल दो छोटी सी, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञानी है जेई के लिए। हेडिंग लिख लेंगे लाउडनेस, मतलब तो समझते ही हो। लाउडनेस का मतलब क्या होता है? तेज और धीमा, जिसके आधार पे अपन जज कर रहे हैं। तो ऐसा लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सोर्स। इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सोर्स। कई लोग तो बहुत तेज बोलते हैं, कई लोग धीमे बोलते हैं। छोटे लोग तेज बोलते हैं कि धीमे बोलते हैं? शेप एंड साइज ऑफ सोर्स। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और ये अपन गवर्न करते हैं वेबर फैशनर लॉ से। वेबर फैशनर लॉ, वेबर फैशनर लॉ या फैशनर लॉ, जो भी पढ़ना चाहें। इसका फॉर्मूला होता है लाउडनेस का डेल्टा एल। लाउडनेस को एल से डिनोट करते हैं ना, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 लॉग I2 अपॉन I1 टू द बेस 10। Unit of loudness is decibel. Unit of loudness is decibel. 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 For 0 decibel loudness. For 0 decibel loudness. Intensity is called threshold hearing. Intensity is called threshold hearing. उस केस में जो आई नॉट होता है वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया? फैक्ट है समझना नहीं है। ओके, खैर पिच में तो आप लोग जानते ही, पिच में तो क्या ही बताऊं मैं। पिच जानते कि नहीं जानते? हे मेरे प्यारे निकम्मे बच्चों, क्या आप पिच जानते हैं? पिच, अरे कुछ तो हिलो डुलो। नहीं जानते? पिच का अगर कभी ग्राफ बनाओगे, जैसे तुम लोगों ने देखा ना साउंड का वो एक वेव डायग्राम बनता है, जिसकी आवाज़ तीखी है उसका ऐसा बनेगा, और जिसकी आवाज़ सुरीली है उसका ऐसा बनेगा। मतलब थोड़ा शार्प बन रहा है तो तीखी आवाज़ है, अगर सुरीला बन रहा है तो ढम 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 वाला, तो वो थोड़ा सा ऐसा स्मूथ कर्व बनेगा। बस इतनी सी बात है। खैर ये मैं पिच नहीं लिखा रहा, किसी काम की नहीं है। हेडिंग अगली लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Resultant displacement of medium particles. Resultant displacement of medium particles is the vector addition of the medium particles is the vector addition of the individual displacement due to individual waves. It is known as principle of superposition. छोड़ दे।
छोड़ दो, क्या बता दूं? इंडिविजुअल वेव्स। चलो, आओ भैया, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा वेव की जो मैथमेटिक्स है थोड़ी सी शुरू होती है। जैसे आपके पास सपोज करो एक वेव है y1, एम्पलीट्यूड है a1, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी वेव है y2, या प्लस ले लो, कुछ भी ले लो। ये है a2, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। इन दोनों का सुपर पोजिशन कराना है। सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव वैसे आ रही है, इन दोनों के मिलने से एक नई वेव, तीसरी वेव बन। तो ये वेव y1, ये वेव y2 और ये वेव y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगी y1 प्लस y। ये रिजल्टेंट दिखने में कुछ ऐसा होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव डैश, कुछ भी ऐसा कुछ बनेगा, कुछ तो बनेगा, ये तो पक्की बात है। तो मेरा जो कंसर्न है वो हमेशा ये पता करने में है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का नाम मैंने ए दे दिया। फिर मैंने निकाला फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा ये देखना है कि ये दोनों सेम लिखे कि नहीं लिखे। दोनों वेव में साइन साइन है तो मतलब सेम है। अगर साइन एक में कॉस है तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर। अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना है, साइन 90 प्लस थीटा। उसके बाद अब इनका जो अंदर आर्ग्यूमेंट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइव टू माइनस फाइव वन करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? आप बोलोगे ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आपके पास अल्टीमेटली फेज डिफरेंस में क्या बचेगा? बोलो ना यार, फाइव बचेगा। तो अब जब आपके पास यहाँ पर फाइव बच रहा है तो हमसे पूछता है कि इंटेंसिटी और बता दो। तो देख भाई, इंटेंसिटी तुम्हारे पास कितनी बचेगी? तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला, या पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेक्टर। याद है वेक्टर? वेक्टर का क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बस यही फॉर्मूला है जो वहाँ पे पढ़ा था वेक्टर की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला बनता है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो क्या मैं I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर एंड I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर बोल सकता हूँ? तो बोल ही सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे A लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट आई। अगर A1 लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट I1। और अगर A2 लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट I2। तो यही फॉर्मूला यहाँ से इंटेंसिटी के लिए भी लिखा जा सकता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 कॉस फाइव। रूट सिर्फ I1 I2 के ऊपर ही है। अभी मैंने कैसे सोचा, A का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया I, A1 का स्क्वायर हो गया I1, A2 का स्क्वायर हो गया I2। A1 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट I1। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट I2। तो सेम फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए भी इस तरीके से बन सकता है। मैक्सिमम जो आपके पास रिजल्टेंट आता था एम्पलीट्यूड का, वो रिजल्टेंट समेशन का वेक्टर में एम्पलीट्यूड कब आता था, जब एंगल जीरो होता था। आया ना? एंगल जीरो होने पे ये क्या बन जाता था, A1 प्लस A2। याद आ रहा है क्या? दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता था, जब एंगल जीरो होता था। और एंगल जीरो होने पर रिजल्टेंट कितना होता था, A1 प्लस A2। तो वैसे ही अगर ये फाई की वैल्यू जीरो हो जाए तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। फाई की वैल्यू 180 हो जाए तो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2। इतना समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को रट लेने हैं। आपको वेक्टर के याद हो चाहे नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मूले आप वेक्टर के नहीं भी याद हैं तो भी इनको याद कर लें, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, काफी है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, अगर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये पी आर नहीं, ये होगा पी एस का स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा क्यू एस का स्क्वायर। मतलब इस बड़े से ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू एस की, इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो पी एस का वैल्यू कितनी है, तो पी एस मेरे पास कितना है, ए टू प्लस ए वन कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी है, ए वन साइन फाई इसका स्क्वायर, ओपन कर दो, तो ए टू स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर ये तो तुम्हारे पास, एक मिनट, इसमें एक टर्म और आएगी, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a1 साइन स्क्वायर फाई यहाँ आ गया। इन दोनों में से a1 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा ऑब्वियसली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, बन गया आपका रिजल्टेंट। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से डेरिवेशन है, इसी का है वो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ही, ठीक है। तो अगर इसका कभी इसे डेरिवेशन करने को आए तो इसको ऐसे कर देना, ठीक है। मैंने तो डायरेक्टली यहाँ लिखा दिया है, आप लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर दो वेव्स दिखाई दे रही हैं, एक ब्लू कलर, एक मजेंटा कलर से है और एक वाइट कलर से है। तो हम लोगों की जानने की इच्छा है कि ये दो वेव हैं, ये दोनों वेव एक ही रस्सी पे इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। तो यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक पार्टिकल के पास इंफॉर्मेशन आई कि तुझे A1 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना है, सेम टाइम पे उसके पास दूसरी इंफॉर्मेशन आई कि तुझे A2 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना है, पार्टिकल एक ही है, तो क्या वो दो ऑसिलेशन एक साथ कर सकता है, तो वो हमेशा रिजल्टेंट से ऑसिलेट करेगा। इसीलिए जो आपने रिजल्टेंट पढ़ा है वो रिजल्टेंट का ऑसिलेशन है, ठीक। यहाँ पर इन दोनों वेव में देखो तो दोनों के पार्टिकल्स एक साथ अपनी एक्सट्रीम पर जाएंगे, एक साथ ही अपने मतलब मीन पोजीशन पे आएंगे। तो ये दोनों को हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम फेज में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो हम बोल रहे हैं ये सेम फेज में। अगर ये सेम फेज में है तो जो एक्चुअल में रस्सी मूव करेगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से मूव करेगी, मतलब एक्चुअल में रस्सी ऐसे मूव कर रही होगी, ठीक है। मैं अलग अलग अगर कलर से आपको बताऊं, इसका नाम A है, वाइट वाले का नाम मैंने A1 दे दिया एम्पलीट्यूड, एंड दिस मैजेंटा वन इज B, A2 ले लो, इतना चमक गया। तो जब इन वेव्स के बीच में जीरो पाथ डिफरेंस है, जीरो फेज डिफरेंस है, इफ फेज डिफरेंस इज जीरो, या इसको और कैसे बोला जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, दैट इज 2n पाई, एंड n की शुरुआत कर रहे हैं अपन 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसा, क्योंकि हमें पता है 2 पाई के बाद वापस से चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं जीरो फेज डिफरेंस बोलूँ या 2 पाई फेज डिफरेंस बोलूँ, मतलब तो एक ही है ना। जब 2 पाई फेज पूरा होगा तो वेवलेंथ कितनी एक चलेगा, लैम्डा, ये तो पढ़ा था। जब एक 2 पाई पूरा फेज पूरा हो जाएगा तो कितना वेवलेंथ चलेगा, लैम्डा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 2n पाई जो फेज डिफरेंस है, n की वैल्यू 0 1 2 4 कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा इस तरीके का है तो इसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज घर पे जाके पढ़ लेना सब अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो हो जाएगा 2n पाई का मतलब। तो मैं इसको सिंपल समझूं कि डेल्टा फाई को मैं इन जनरल सबसे पहले क्या मान लूँ, 0 मान लूँ। तो अगर डेल्टा फाई 0 मानूंगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना।
तो अब जो तुमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले क्या थे? a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस, जो कि कितना हो चुका है अब 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। क्या मैं इसको अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो ये बन जाएगा आपके पास a1 प्लस a2। मतलब सिंपली एम्पलीट्यूड ऐड हो गए। मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले पार्टिकल्स के बारे में मैं पूछूं, ये डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी। कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 0.2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 0.3 है। सिंपल एडिशन हो रहा है। तो जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैक्सिमा। ठीक है। हालांकि हाँ, बात तो सही है, उस वक्त की जो यहाँ उस वक्त जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, रिजल्टेंट कितना होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये था। अगेन ये कितना हो गया? cos फाई 1। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ऐसा लिख सकता हूँ। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो ये है एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, ये है इंटेंसिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमा जो अचीव हो रहा है जब भी इंटरफेरेंस का मतलब तो समझ गए ना, दो वेव्स का मिल जाना। अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है रिजल्टेंट वेव की, तो ऐसे इंटरफेरेंस को अपन क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब इसी का जो उल्टा भाई है वो है डिस्ट्रक्टिव। उसका क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, हमने फेज डिफरेंस को तो क्या बोल दिया? 2n पाई। क्या हम पाथ डिफरेंस भी इसमें बता सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे। टाइम तो है ना अपने पास 10 मिनट। आपने ये पढ़ रखा था डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, लास्ट क्लास याद है? डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा आया ना? तो क्या मैं यहाँ पे इसको 2n पाई लिख दूँ? फेज डिफरेंस था। नीचे कितना है? 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? n लैम्डा। तो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय जो फेज डिफरेंस होगा, गौर से सुनते जाना, पहले लिखना बाद में, जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का इवन मल्टीपल होगा। पाई का इवन मल्टीपल मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस तुम्हें क्या क्या मिलेगा? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसा बोल सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस वक्त जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सॉरी, इतना क्लियर? ऐसे ही अगर यहाँ पर देखो पाथ डिफरेंस की जब मैं बात करूँगा तो क्या बोल दूंगा? लैम्डा का मल्टीपल है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसे, ये लिखा जाता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। इसका क्या बेनिफिट हुआ? अब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक, तो अब इसको ऐसे रट्टा मारना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, सब कुछ मैक्सिमम है। मैक्सिमा का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव और मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस कितने तरीके के हो गए? 2, मैक्सिमा या मिनिमा।
मैक्सिमा का सिंपल मतलब है एक वेव आई, दूसरी वेव आई, रिजल्टेंट इन दोनों का समेशन बन गया। क्लियर? डिस्ट्रक्टिव का मतलब अगली क्लास में बताऊंगा ही। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो। ओके, वापस से समझ लो, जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो और फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं? डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2n पाई एंड डेल्टा x या पाथ डिफरेंस कैन बी रिटन एज 2n इंटू लैम्डा बाई 2, ये n लैम्डा भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि जेई के क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होने हैं, सिर्फ इतनी सी बात से, 2 लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन उसके अलावा जो आई की बात करेंगे, इंटेंसिटी, इसको तो आप रट्टा भी मार सकते हैं। मैक्सिमा के लिए एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2 एंड इंटेंसिटी इज रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। सिंपल, समझ गई बात? यहाँ तक कोई समस्या? तो बस छाप लो। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।